हाय एवरीवन। मेटा एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज़ के पार्ट 1 में हमने 11 प्रिंसिपल्स देखे थे। यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहला प्रिंसिपल था कि जो पीवाईक्यूज़ हैं वो इनफेलिएबल हैं बिकॉज पीवाईक्यू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। काफ़ी एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये भी लिमिटेड एग्जांपल्स हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ से यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। कई बार जो ऑप्शंस रहते हैं ना, उन्हीं में से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। चाहे आप ग्रेविटेशनल वेव्स का ले लो, 2017 में ग्रेविटेशनल वेव्स ऑप्शन में था और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरह आपको याद होगा CRISPR-9 का क्वेश्चन 2018 में ऑप्शन में आया, मैच द कॉलम में आया, बट वहीं 2019 में Cas9 प्रोटीन करके एक सेपरेट क्वेश्चन ही आ गया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो वाला क्वेश्चन 2019 में ऑप्शन में था, 2020 में प्रॉपर बैंक बोर्ड ब्यूरो से क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे काफ़ी पीवाईक्यूज़ रहते हैं जिनको यूपीएससी, जिनके ऑप्शन से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो इन 5-6 दिन में जो चीज़ आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, साथ में पीवाईक्यूज़ भी रिवाइज करते रहना, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि कब कौन सा चीज़ कहाँ टकरा जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ तक हमने रिवाइज़ कर लिया। अब नाउ देखो प्रिंसिपल 12 क्या होता है। जो भी माइल्ड और जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं ना, वो नॉर्मली सही होते हैं, क्योंकि जो माइल्ड स्टेटमेंट होता है, जो जेनरिक स्टेटमेंट होता है, वो ओपन एंडेड होता है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। पॉसिबिलिटी शो करता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं रोक नहीं लगाता कि बस यही होगा। कैन बी, मे बी, माइट बी, ऑट बी, पॉसिबली। तो जो ये कीवर्ड होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में ऐसे देखने को मिले, तब आप अटेंटिव हो जाया करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 44, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन दिस सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। सेकंड कह रहा है अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रॉइक स्टेज। थर्ड कह रहा है ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। देखो यहाँ पे कैन भी है, कैन भी है, कैन भी है, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ दर्शा रहा है। ऊपर से जो टेक्नोलॉजी है ना जीनोम एडिटिंग, वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसी तरह आप और देखो यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल। सेकेंड बोल रहा है इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। थर्ड कह रहा है इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। कैन बी, कैन बी, कैन बी, इसका क्या होगा? ऑल थ्री। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। देखो स्टेटमेंट 2 में ना ये श्योर शॉट कन्फर्म बता रहा है कि स्विट्जरलैंड जो है उसके पास सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। बट स्टेटमेंट 1 जो है वो जेनरिक है, वो माइल्ड है। कह रहा है स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ दी कह रहा है, ओनली नहीं कह रहा, फर्स्ट नहीं कह रहा, सेकंड नहीं कह रहा है, ये कह रहा है वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है। तो इसके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर अटैच नहीं किया है। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, आपका सी सही हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे देखो G20 को लेकर क्वेश्चन था। द G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़। ये तो सबको पता था कि सही है। सेकंड क्या कह रहा है? देखो इसमें भी क्या बोल रहा है? वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटीज़। ओनली नहीं बोल रहा है, या फिर ये नहीं बोल रहा है कि एग्जैक्ट यही प्रायोरिटी है। बहुत सी प्रायोरिटीज़ है इंडिया में, उसमें से एक ये भी है। तो बहुत ही माइल्ड स्टेटमेंट है, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। आपका दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। इसके अलावा लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। यहाँ देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड। देखो बेनिफिट आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड एंड अदर बेनिफिट। तो यहाँ पे देखो 4 बेनिफिट दिया है, और आपको ये बताना है कि साइबर इंश्योरेंस में कौन सा बेनिफिट ऐसा है जो जनरली कवर होगा। ये ना आप कहीं नहीं पढ़ोगे, ये क्वेश्चन आप चाहे कितना भी तैयारी कर लो, ये क्वेश्चन आप कहीं नहीं पढ़ के जाओगे। इस क्वेश्चन को आपको ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करना होगा, और यही सॉल्व करने का जो स्किल है ना आपको डेवलप करना होगा, क्योंकि इस साल भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जो आपको शायद ना पता हो, जिसके बारे में आपने शायद ना सुना हो, लेकिन जो आपने एप्टीट्यूड डेवलप किया है, आपने जो लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक डेवलप की है, उसके थ्रू आप ऑप्शन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस सी, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। पहला बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिस्टरप्टिंग एक्सेस टू वन कंप्यूटर। तो पहला कॉस्ट क्या दे रहा है? रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को रिस्टोर करना। दूसरा बोल रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेज्ड। सेकेंड में कौन सा कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर। थर्ड क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। तो थर्ड में कौन सा कॉस्ट है? हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट।
चौथा बोला है कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। चौथा कॉस्ट कौन सा है? कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखो चारों कॉस्ट में सेकंड देखो कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, ये कितना ज़्यादा वेग और सब्जेक्टिव है। मान लो मेरे पास एप्पल का मैकबुक है, मेरे पास कोई महंगा लैपटॉप है, तो हमको इंश्योरेंस में कौन सा लैपटॉप मिलेगा? एप्पल का मिलेगा या फिर एचपी का मिलेगा? एचपी का मिलेगा या फिर डेल का मिलेगा? 1 लाख का लैपटॉप मिलेगा, 2 लाख का लैपटॉप मिलेगा या फिर 10,000 का लैपटॉप मिलेगा? ये चीज़ ना बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको न्यू कंप्यूटर ही दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी 3 स्टेटमेंट थे, आपका कंप्यूटर रिस्टोर किया जाएगा, किसी स्पेशलाइज कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा, अगर कोर्ट में जा रहा है केस तो डिफेंस का कॉस्ट बियर किया जाएगा, ये 3 स्टेटमेंट वेग नहीं है। बट आपको न्यू कंप्यूटर दिया जाएगा, उसका कॉस्ट बियर किया जाएगा, ये वेग है। क्योंकि कौन सा कंप्यूटर आपको दिया जाएगा, आप कौन सा पहले यूज़ करते थे, अभी आपको कौन सा मिल जाएगा, ये बहुत सब्जेक्टिव है। डेट इज़ वाई दूसरा जाएगा, तो आपका ये गया, ये गया, ये गया, करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? बी। तो देखो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सोचना होता है। जो भी एलियन क्वेश्चन होंगे, जो भी फॉरेन क्वेश्चन होंगे, जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, उनको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस एग्ज़ाम में थोड़ा सा काम रहना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। यहाँ पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, कीवर्ड क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पहला बोल रहा है फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल क्रॉप। दूसरा बोला है कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तीसरा बोला है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। चौथा फ्री इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा कह रहा है कि लोन वेवर कर देना। छठवां कह रहा है कि सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट में आप एक चीज़ समझो कि जो लोन वेव किया जाता है, लोन को छोड़ा जाता है, लोन को माफ़ किया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट है कभी? वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट होता तो आरबीआई मना नहीं करती कि आप लोन वेवर मत करो। तो आपका पांचवा जो है ना एकदम एब्सर्ड, एकदम गलत हो जाएगा। पांचवा हटाते तो आपका ये चला जाता, ये चला जाता, ये चला जाता, आराम से आपका सी आ जाता 2, 3 एंड 6। देखो सही करने के बाद भी आप ये देखो कि कौन सा सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। जैसे पहला हमारा गलत हो गया है कि सारे क्रॉप्स के लिए एमएसपी देना इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फार्मर को सपोर्ट होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा देखो पीएससीज को कंप्यूटराइज कर देना, मॉडर्नाइज कर देना, ये एक ज़रूर इन्वेस्टमेंट है। तीसरा देखो सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो एम्पावरिंग होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, और अगर ऐसे कीवर्ड आपके क्वेश्चन में रहेंगे तो नॉर्मली सही होते हैं। जैसे सोशल कैपिटल डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो गया, ऐसे कीवर्ड सही होते हैं। तीसरा आपका सही हो गया। इसके बाद छठवां सही हो गया, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। देखो यहाँ कीवर्ड क्या है? अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस। यहाँ प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा ये नहीं बोल रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि प्राइस को अफेक्ट करेगा, प्राइस को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देगा वो फैक्टर ना, तो आपका सही हो जाएगा। पहला क्या बोल रहा है? एमएसपी। दूसरा गवर्नमेंट ट्रेडिंग। तीसरा गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग। चौथा कंज्यूमर सब्सिडी। जब सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या अफेक्ट करेगा, तो हर चीज़ अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे ये पूछता है कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, तब ऑप्शन थोड़ा चेंज होता, बट यहाँ सिंपली पूछ रहा है कि क्या अफेक्ट कर सकता है, तो चारों अफेक्ट करेगा। इसका डी सही है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ पूछा था सिर्फ इन्फ्लुएंस कौन कौन सा फैक्टर करता है। यहाँ ये नहीं पूछा कि किससे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, किससे बॉन्ड यील्ड घटेगा, सिंपली बस ये पूछा कि क्या इन्फ्लुएंस करेगा। पहला है एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। दूसरा एक्शन ऑफ आरबीआई। तीसरा इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो तीनों इन्फ्लुएंस करेगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात नहीं कह रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज। देखो जीरो टिलेज एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। जोताई ना करना, जैसा लैंड है उसको वैसा छोड़ देना, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इसके होंगे, जैसे वीड ग्रो हो जाएगा, जो फर्टिलाइज़र है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस माना जाता है। अब यही पूछ रहा है कि क्या क्या इसके एडवांटेज होंगे। पहला बोल रहा है सोइंग ऑफ व्हीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। होगा ही, जीरो टिलेज का मतलब ही ये होता है कि आपको स्टबल बर्निंग नहीं करना है। सेकंड बोल रहा है विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन अ वेट सॉइल इज़ पॉसिबल। ये एक पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव काम करेगा, आपका 2 भी सही हो जाएगा। तीसरा बोला है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल, यहाँ भी कह रहा है इज़ पॉसिबल। ये देखो इज़ पॉसिबल, ये आपका माइल्ड स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपका पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है, पॉजिटिव वर्क है। इसका आंसर क्या होगा? तीनों सही होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी आप पहले कहीं नहीं पढ़ के जाओगे, और जो मैंने आपसे कहा था कि 2 सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस लग जाते हैं, वैसे तरीके लग जाते हैं, वो भी यहाँ पे लगेगा। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी।
तो कौन कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है? पहला बोल रहा है कॉपर स्लैग, दूसरा बोल रहा है कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, तीसरा कह रहा है जियो टेक्सटाइल, चौथा बोल रहा है हॉट मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, पांचवा कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट। अब यहाँ आप दो चीज़ नोटिस करो, जियो टेक्सटाइल, कोई जियो है कोई बायो है, ये नाम से आपको पता है कि ये सस्टेनेबल है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और दूसरी चीज़ ये देखो, ऑप्शन 2 बोल रहा है कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी और 4 बोल रहा है हॉट मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तो जहाँ 2 और 4 साथ में दिया है वो चला जाएगा आपका ये चला गया, ठीक है। और आपको ये पता है कि जियो टेक्सटाइल तो होगा ही, तो तीसरा कहाँ पे है? ए में है, तब का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोचार? बायोचार नाम से ही आपको पता चला कि एक सस्टेनेबल चीज़ होगा कुछ, ये कोई पॉजिटिव चीज़ होगा। अब इसका यूज़ पूछा है इन फार्मिंग। पहला बोल रहा है बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। कैन बी यूज पूछा है, पॉजिटिव चीज़ है, तो पॉजिटिव चीज़ है तो यूज़ हो ही सकता है वर्टिकल फार्मिंग में। सेकेंड बोल रहा है व्हेन बायोचार इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एक पॉजिटिव चीज़ है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। थर्ड क्या बोल रहा है? व्हेन बायोचार इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। इनेबल कर रहा है कोई चीज़, ये भी पॉजिटिव है, वाटर रिटेंशन इनेबल करना पॉजिटिव चीज़ है, तो आपका ये भी हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव था ही। राइट आंसर क्या है आपका? ये तीनों चीज़ कर सकता है। यहाँ देखो सोलर पंप के बारे में बात कर रहा है। पहला बोल रहा है कि सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। दूसरा बोल रहा है सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट द वन विथ पिस्टन। अब आप ये बताओ कि आप कभी भी ये पढ़ के जाते हैं कि सोलर पंप क्या रन करता है क्या रन नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के आपको इतना पता चल गया कि जो सोलर पंप है एक पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है, एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसको गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है। पहले में बोल रहा है कि सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप बट नॉट सबमर्सिबल पंप। ऐसा होता तो गवर्नमेंट कभी इसको प्रमोट करती? नहीं करती। दूसरा बोल रहा है कि सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट दी वन विथ पिस्टन। ऐसा भी क्यों होगा? जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि कम होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्टिगेशन के क्या क्या एडवांटेज है। अब देखो फर्टिगेशन एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। पहला बोला है कंट्रोलिंग द एल्कनिटी ऑफ इरीगेशन वाटर इज़ पॉसिबल। फर्टिगेशन आपको पता ही है कि फर्टिलाइज़र प्लस इरीगेशन होता है, ठीक। फर्टिलाइज़र को वाटर में डाल के प्लांट को दिया जाता है, तो जो आपका वाटर यूज़ है ना वो एफिशिएंट होगा, वाटर यूज़ कम होगा। तो जब वाटर यूज़ कम होगा तो आपका एल्कनिटी है वो भी रिड्यूस होगी, प्लस एल्कनिटी रिड्यूस होना क्या है? पॉजिटिव चीज़ है, तो ये हो सकता है। सेकंड क्या कह रहा है? एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज़ पॉसिबल। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप एक चीज़ ध्यान देना, एग्जामिनर सिर्फ इतना भी लिख सकता था कि एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट इज़ पॉसिबल, बट यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी गई है ना, एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, रॉक फॉस्फेट तो होगा ही, बट ये सबकी बात कर रहा है, इसके अलावा जितने भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं सबका एफिशिएंट एप्लीकेशन पॉसिबल है। सबका आप एफिशिएंट एप्लीकेशन बता रहे हो, एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज़ पॉसिबल, ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ कह रहा है रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज़ पॉसिबल, यहाँ भी बोल रहा है इज़ पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। तो देखो 1, 3 एंड 4 सही है आपका, 1, 3 एंड 4 सही है। 2 में ये एक्स्ट्रा घुसाया गया है, एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। और ऐसे ही चीज़ें, ऐसे स्टेटमेंट जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स होते हैं आपको एग्जाम में ध्यान देने होते हैं, खोजने होते हैं। यूपीएससी बस यही करता है, सब कुछ सही देगा, बस बीच में कुछ ऐसे एब्जर्ड वर्ड्स घुसा के ऑप्शन को, आपके स्टेटमेंट को आपको गलत कर देता है। और यही चीज़ आपको पकड़ना होता है, यही वर्डिंग आपको पकड़नी होती है कि यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट सही बनाता है, कैसे गलत बनाता है। जैसे यहीं पे देखो आप, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इजराइल हैज़ एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट। यहाँ कह रहा है सम अरब स्टेट, और अब्राहम अकॉर्ड आपने पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता होगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। अब स्टेटमेंट 2 देखो क्या बोल रहा है? द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वॉज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। आपको ये पता है कि अरब लीग में बहुत सी कंट्रियाँ आती हैं। अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे अरब लीग ही नहीं पता, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी अरब कंट्रीज़ हैं मैक्सिमम अरब लीग में आती होंगी। पहले में बोल रहा है कि इजराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन कुछ अरब स्टेट के साथ है, और यहाँ दूसरा बोल रहा है कि अरब पीस इनिशिएटिव क्या है, जो सऊदी अरबिया ने मीडिएट किया था, जिसको इजराइल और बाकी सारे अरब लीग कंट्रीज़ ने साइन किया है। अब आप ये देखो कि पहले स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि कुछ अरब कंट्री के साथ इसका डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप हुआ है,
बट सेकंड में बोल रहा है कि इजराइल और सारे अरब कंट्री ने एक डील साइन किया है। ये पॉसिबल हो ही कैसे सकता है? 2023 में जब आप पढ़ रहे हो कि 2-3 कंट्री जो हैं वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक कर रहे हैं, बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारे अरब लीग कंट्री और इजराइल कैसे कोई पीस इनिशिएटिव साइन कर सकते हैं? आपका स्टेटमेंट 2 चला जाता, पहला सही है, सी सही हो जाता। तो देखो इस क्वेश्चन में शायद आपको ना पता होता कि अरब पीस इनिशिएटिव क्या है, बट ये लाइन पढ़ के ना कि साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग, सारे अरब लीग कंट्रीज़ ने और इजराइल ने साइन किया है, यहाँ पे आप सोच सकते थे इस कीवर्ड को देख के। उसी तरह देखो 95 4 अवार्ड यहाँ पे दिया है। पहला बोल रहा है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, दूसरा है अर्जुन अवार्ड, तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड, चौथा बोल रहा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर, हो सकता है हमको नहीं पता। दूसरा बोल रहा है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पे देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात कर रहा है। इसको देख के आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिलता है? कि भाई आप बहुत खेल लिए हो अपने लाइफ में, आप खेल के लास्ट पड़ाव पे पहुँच गए हो और आप जो भी कंट्रीब्यूशन दिए हो गेम में, जो भी कंट्रीब्यूशन दिए हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, उसको देखते हुए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैसे हो गया जब ये अवार्ड आपको बहुत ही अर्ली स्टेज पे मिल जा रहा है? नीरज चोपड़ा की उम्र कितनी होगी? 25-26 साल होगी, और अभी तो उनको बहुत गेम खेलना है। ऐसा तो नहीं है कि वो सारा गेम खेल चुके हैं और लास्ट पड़ाव पे हैं अपने गेम के, इसीलिए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। डैट मीन्स कि ये जो अर्जुन अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नहीं मिलता है। 2 आपका गलत हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है? द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेज हु हैव सक्सेसफुली ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन और टीम। सिंपल है, द्रोणाचार्य जो थे वो कोच थे, तो ये आपका सही हो सकता है। चौथा देखो क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। अब फोर्थ में देखो कीवर्ड क्या है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। प्रोत्साहन करना, किसी को एनकरेज करना। अरे जब रिटायरमेंट कोई ले लेगा तब किस बात का प्रोत्साहन मिलेगा? क्यों प्रोत्साहन किया जाएगा, क्यों इनकरेज किया जाएगा? आपका चौथा भी गलत होता, पहला और तीसरा सही है, ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह आप कीवर्ड्स को देख के आराम से बहुत जगह पे क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हो। यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कौन से कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ये आप ध्यान दे सकते हो। जैसे यहीं पे देखो ना, प्रोत्साहन था, रिटायरमेंट था, ये दोनों एक साथ जाता ही नहीं, डैट इज़ वाई आपका चौथा गलत हो जाता। ना चलो इसके आगे का प्रिंसिपल देखते हैं। देखो आप इसी तरह ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत से आयाम खुलते हैं, बहुत से डायमेंशन खुलते हैं, और क्वेश्चन को देखने का, क्वेश्चन को समझने का जो तरीका है आपका बदलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। किसी भी बॉडी के साथ अगर से सफिक्स अथॉरिटी लगा रहे तो हाई चांस है कि वो बॉडी जो है वो किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है और वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ लिस्ट देखो, ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। यहाँ देखो अथॉरिटी, अपेडा हो गया, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे एरा हो गया, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यहाँ पे आ गया, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA, सेंट्रल जू अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, नहाई हो गया अथॉरिटी आ गया, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी आ गया, NDMA आ गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NTCA आ गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आ गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जितने भी अथॉरिटी है ना, मैक्स ऑफ द टाइम जो अथॉरिटी होता है वो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं और जो भी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ हैं उनको आप एक बार देख लेना। एग्ज़ाम में 1-2 स्टेटमेंट आ ही जाता है ऐसा, खासकर यहाँ जो है ना वो कंफ्यूज कर देते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है या नहीं है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड स्टैट्यूटरी है कि नहीं है, क्वायर बोर्ड है कि नहीं है, रबर बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, टी बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ये सारे आपके स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। इसको याद रखना। ये PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, एक बार नज़र मार लेना। इसके बाद देखो जो आपका प्रिंसिपल 14 है वो ये बोलता है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ब्रॉड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो मेनली डायरेक्शन देता है, बहुत ही निटी-गिटीज़ में, बहुत ही डिटेल में जाकर चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करता। तो अगर पेपर में आपको ये चीज़ मिले कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन है या डिफ़ाइन नहीं है, उस टाइम पे जब आप डेफिनेशन पे जाओगे, जब आप निटी-गिटीज़ में जाओगे, तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो गलत होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
would be limited by Article 355 for maintenance of efficiency of administration. Statement 2 क्या कह रहा है? Article 335 of Constitution of India defines the term efficiency of administration. Constitution में हमारे बहुत ही रेयर है कि कोई चीज़ डिफाइन किया गया है, तो आपका 2 चला जाता, डायरेक्टली आपका C सही हो जाता है। उसी तरह आप यहाँ देखो 4 स्टेटमेंट दिया है। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. कितना ज़्यादा ये फैक्चुअल और ट्रिवियल स्टेटमेंट है, इतना आपको याद कभी नहीं रहेगा। सेकंड देखो क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। हो सकता है, होता भी है, इसको आप पढ़ते ही हो। तीसरा क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, देखो डिफाइन नहीं करता सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, यही आपको सोचना चाहिए था। तीसरा आपका चला जाता, जैसे ही तीसरा जाता आपका ये चला जाता, ये चला जाता है। इसके जाने से आप ये देख सकते हो कि जो पहले को लेकर कन्फ्यूजन था ना कि ये सही है या नहीं है, वो दूर हो गया, क्योंकि 1 2 सही है और फोर्थ भी सही है। फोर्थ आप पढ़ते ही हो कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फोर्थ भी सही है, 1 2 एंड 4 सही है यहाँ पे। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई मिनिस्टर इंटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं देता। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट भी सिर्फ एक ही जगह मेंशन है। आपका पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको पता ही है, तो आपका बी सही होता। उसी तरह यहाँ देखो स्टेटमेंट 2 यहाँ क्या बोल रहा है, सर्टेन प्रोविजन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सर्टेन प्रोविजन की बात कर रहा है, बट आपने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ी है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में RBI का नाम आता है? कहीं भी नहीं आता। तो जो आपका नॉलेज है, जो आपकी लर्निंग है ना, उसको यूज़ करना। दूसरा गलत हुआ तो ये गया, ये गया, ये गया, बाकी क्या है क्या नहीं है आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे 1 और 3 सही है, ये सही है, ये सही है। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इस क्वेश्चन से आप लर्निंग ले सकते हो। पहला बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। दूसरा बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज़ एंड टू प्रिजर्व द आइडियाज़ ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। यहाँ पे आपको ये तो पता है कि पहला जो है वो गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर आया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई डिफाइन नहीं करता, तो आपका पहला चला जाएगा ना। दूसरे देखो क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये क्वेश्चन जब आया था उस टाइम भी बहुत कन्फ्यूज़न था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जुडिशियल रिव्यू को प्रोवाइड करता है, चाहे आप आर्टिकल 13 की बात कर लो, आर्टिकल 32 की बात कर लो, 226 की बात कर लो, इन सब के थ्रू जुडिशियल रिव्यू होता है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं करता है, इसलिए आपका 2 भी चला जाता। इसका सही क्या हुआ, नीदर 1 नॉर 2। तो यहाँ से आप याद रखना कि ऐसे पूछे कि जुडिशियल रिव्यू मेंशन है या नहीं है, तो नहीं मेंशन है कहीं भी, और ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करता है। अलग अलग आर्टिकल के थ्रू कोर्ट जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करती है, वो तो सही है, बट एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, नॉर्मली ऐसे फैक्ट जिनको वेरीफाई करना काफ़ी टफ होता है और आप वेरीफाई नहीं कर सकते तो आप डिसअप्रूव भी नहीं कर सकते। आप कोई चीज़ डिसअप्रूव कब करोगे, आप तभी करोगे डिसअप्रूव जब आपको पता होगा कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। जब आपको पता ही नहीं होगा, जब आप फैक्ट चेक ही नहीं कर पाओगे, तो आप किस बेसिस पे कहोगे कि ये चीज़ नहीं हो सकता। तो यही आपका 15वां प्रिंसिपल है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहे जहाँ पे आप वेरीफाई ना कर सको, डिसअप्रूव ना कर सको, ऐसे में वो स्टेटमेंट नॉर्मली सही होते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा प्रिंसिपल लगता है, मान लो क्वेश्चन ये दे दे कि माइनिंग से, कंस्ट्रक्शन से, कंबशन से ऐसे गैसेस रिलीज़ होते हैं, एन नंबर ऑफ़ गैसेस रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ मान के चलोगे कि जब हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो उससे एन नंबर ऑफ़ गैसेस निकलता है, ये गैस निकलता है बट ये गैस नहीं निकलता है, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह आप हिस्ट्री में देखो हिस्ट्री में ना क्या चीज़ हो सकता है, क्या चीज़ रिटर्न है, ये बताना बहुत आसान है, बट क्या चीज़ नहीं हो सकता ये बताना बहुत कठिन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा सोचो, मैं आपसे ये बोलूँ कि XYZ एक ट्रैवलर है, एक फॉरेन ट्रैवलर है, जिसने इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में ऐसा कुछ लिखा है, इंडिया के मौर्यन एम्पायर के बारे में ऐसा कुछ लिखा है। तो देखो यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रैवलर है, वो बहुत कुछ लिखा होगा, इसीलिए ये बताना कि वो ये चीज़ नहीं लिखा है, इसके बारे में मेंशन नहीं किया है, ये बहुत टफ होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज़ अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड। दूसरा बोला है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉजेज मर्करी पॉल्यूशन। तीसरा बोल रहा है देयर इज़ नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। पहला दूसरा सही है, क्योंकि मर्करी पॉल्यूशन होता होगा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से 100 चीज़ें निकलती हैं, तो मर्करी भी निकलती होगी। आपका पहला दूसरा सही है, ओनली 2 हो जाएगा, बिकॉज थर्ड में क्या लिखा है, देयर इज़ नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी।
ये जो स्टेटमेंट है ना वो डिबेटेबल है। बहुत सी जगह आप ये देखोगे कि ये स्पेशली मेंशन है कि देयर इज़ नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी, बट बहुत जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि इतना जो लेवल होता है वो सेफ़ होता है। ऊपर से यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगाते हैं एक्सट्रीम वर्ड वाला नो को देख के, तभी आपका ये चला जाता है, ये और ये सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मैंने जानबूझ के उसको यहाँ पे लगाया है कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए। क्वेश्चन में यूपीएससी कैसे कीवर्ड से खेल सकता है ना, यहाँ से आप समझ सकते हो। पहला बोल रहा है दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। दूसरा बोल रहा है द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट। तीसरा बोल रहा है दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पे मे रिलीज़ कह रहा है एज अ पॉल्यूटेंट, तीसरा आपका सही हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कॉपर स्लैग कैन कॉज, कैन की बात कर रहा है, लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी आपका सही हो जाएगा बेस्ड ऑन जो पॉसिबिलिटी वाला प्रिंसिपल है। अब नाउ फर्स्ट देखो आप क्या बोल रहा है, दे मे रिलीज, मे क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, होने को तो ये सही हो सकता है, बट पूरा स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोल रहा है, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। यहाँ यूपीएससी देखो कैसे वर्ड प्ले किया है। यूपीएससी चाहता तो सिर्फ इतना भी लिख सकता था कि दे मे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, बट यहाँ पे लिखा है लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब इतना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में कि वो लीथल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। आप ये सोचो कोई चीज़ जानलेवा हो जाती तो वो प्लांट अभी भी एग्जिस्ट करता, गवर्नमेंट ऐसे प्लांट को रन करने देती जो लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा हो एनवायरनमेंट में। आपका पहला गलत होता, दूसरा तीसरा सही होता, 2 और 3 सही हो जाता ना। यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि मान लो एग्जाम में आप लीथल क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते और आप तीनों मार देते 1, 2 और 3, फिर भी यहाँ पे रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा है, जो आप लॉजिक बना के जा रहे हो, जो आप तरीका सोच के जा रहे हो, जो आप स्किल डेवलप करके जा रहे हो, आप उस पर काम करके आ रहे हो। यहाँ पे आपको भले नेगेटिव मिल जाए, बट इसकी जगह आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज नहीं होना है कि यहाँ पे चीज़ें काम नहीं की, बट यहाँ से आप ये लर्निंग ले सकते हो कि जब भी यूपीएससी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देता है ना, वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी ने यहाँ पे लीथल क्वांटिटी क्यों जोड़ा है, ना यहाँ जोड़ा है ना यहाँ जोड़ा है, सिर्फ यहाँ जोड़ा है। यहाँ पे तो बोल सकता था ना कि दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट, लेकिन यहाँ नहीं बोला, बट यहाँ बोला है। हो सकता है यहाँ सिर्फ इतना बोलता कि दे मे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, तब ये सही हो जाता, बट यहाँ लीथल ने एक्स्ट्रा जोड़ के यूपीएससी इसको गलत कर दिया, तो इसका 2 और 3 होगा। ऐसे जो स्टेटमेंट रहते हैं, जो ऐसे वर्ड रहते हैं जो यूपीएससी थोड़ा अलग से जोड़ देता है, जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि ये बाकी स्टेटमेंट से तो अलग हो रहा है, वहाँ पे आप ध्यान देना। इसके बाद देखो ये कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक लेड एंड मर्करी, ठीक है। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, ये भी आपका सही होगा। और तीसरा तो आपको पता ही है कि जो इंडियन कोल है उसमें हाई ऐश होता है, यहाँ पे तीनों सही है। तो ये जो फैक्ट है, ये जो पॉल्यूटेंट है, इनको या तो वेरीफाई करना, इनको या तो नलीफाई करना बहुत टफ है। एक चुटकी भी आर्सेनिक निकल जाएगा, लेड निकल जाएगा, मर्करी निकल जाएगा, तो आपको जो ये स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कोल ऐश के बारे में क्या है, मर्करी रिलीज़ करता है, वहीं आप बोला है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट रिलीजेस मर्करी। तो PYQ इज़ द किंग, PYQ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो स्टेटमेंट दिया है सिर्फ आप उसको भी पढ़ के जाओगे, पूरा एनालाइज करके भी नहीं जाओगे, सिर्फ आपको ये पता रहेगा कि PYQs में कौन सा स्टेटमेंट यूपीएससी ने सही बोला था, कौन सा गलत बोला था, उसके बेसिस पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज़ राइटर नूनीज द वीमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग एरियाज, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद सिंह। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पे 2 लर्निंग है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ फैक्ट जो हार्ड टू वेरीफाई वो सही हो जाता, तो नूनीज़ राइटर ने क्या लिखा था ये बताना बहुत ईजी है, बट क्या नहीं लिखा था ये आप नहीं बता सकते हो। एक भी वुमेन अगर इसमें से रेसलिंग करेगी, एस्ट्रोलॉजी में होगी, अकाउंटिंग में होगी, सूद सिंह में होगी, तो आपको स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। डेट इज़ वाई यहाँ पे चारों सही था। दूसरा चीज़ आप ये देख सकते हो कि विजयनगर एम्पायर जो है इंडिया का एक प्राउड हेरिटेज है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें हमेशा विजयनगर एम्पायर को हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ये दिखा रहा है कि विजयनगर एम्पायर की जो औरतें थीं, जो वीमेन थी, हर चीज़ करती थी, चाहे रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद सिंह, यहाँ पे चारों सही है। उसी तरह आप यहाँ पे देखो द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सोमनाथ टेम्पल। पहला तो सबको पता है कि सोमनाथ टेम्पल जो है वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे देखो वन ऑफ दी बात कर रहा है, मैंने पॉसिबिलिटी की बात की थी ना, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाई अल बिरूनी, तो यहाँ पे भी देखो अल बिरूनी ने 100 चीज़ें, 1000 चीज़ें लिखी होंगी, इसलिए आप ये नहीं बता सकते हो कि अल बिरूनी ने सोमनाथ टेम्पल के बारे में नहीं लिखा होगा। डेट इज़ वाई आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 देखो, विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
पहला बोला है इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छ छबगाता डायनेस्टी। सेकंड बोला है इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। ये आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि ये सिर्फ इकलौता सर्कुलर टेम्पल है जो इंडिया में बिल्ट है। इंडिया जो है वो टेम्पल की भूमि है। यहाँ पे आपको स्टार शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, हर शेप के मिलेंगे, हर साइज़ के मिलेंगे और हज़ारों टेम्पल मिलेंगे। तो ये कह देना कि ये ओनली सर्कुलर टेम्पल है, ये बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो। दूसरा जाता तो क्या होता, ये चला गया आपका, ये चला गया, ये चला गया, 1 और 4 सही है। इसके साथ आप ये भी देख सकते हो, चौथा क्या बोल रहा है, इट डिज़ाइन हैज़ गिवन द राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई थी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और ये रैंडम क्वेश्चन रैंडम 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पूछा इसलिए गया था क्योंकि हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ना इससे इंस्पायर है। तो आप चीज़ों को करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हो। कोई चीज़ करंट अफेयर में है तो नॉर्मली सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ टू अप्रोच असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की है। पहला तो आपका टारगेट ये होगा, पहला गोल ये होगा कि आपको दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो फाइंड आउट कर लेना है। क्योंकि अगर आप ये फाइंड आउट कर लिए तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाओगे, या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। मान लो दोनों सही होता है तब क्या करोगे, तब आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में बिकॉज लगा के देखना कि बिकॉज लगाने के बाद स्टेटमेंट जो है वो कोई मीनिंग बना रहा है या नहीं बना रहा है, एक नेचुरल फ्लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑड वन आउट। मान लो कोई आपको क्वेश्चन मिले, 4 आपके पास ऑप्शन हो, उन 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा लगे कि थोड़ा अलग स्टैंड आउट कर रहा है, बाकी 3 के साथ जलप नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस जो वो चौथा ऑप्शन रहता है बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वही सही होता है। इसके पीछे यहाँ पे लॉजिक क्या है कि मान लो एग्जामिनर को अगर आपको कन्फ्यूज ही करना होगा तो चारों स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन एक ही टाइप का देगा, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देगा जो ऑड वन आउट रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इलेमेनाइट एंड रियूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला कह रहा है एल्यूमिनियम, दूसरा कॉपर, तीसरा आयरन, चौथा कह रहा है बिल्कुल अलग टाइटेनियम। यहाँ पे एग्जामिनर कुछ भी दे सकता था, मान लो यहाँ पे जिंक दे देता, यहाँ पे टिन दे देता, वो रिसोर्सेज जो बहुत ही नॉर्मल हैं, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने जानबूझ के टाइटेनियम दिया है। तीनों में से अलग है ये, इसलिए इसका आंसर क्या था, टाइटेनियम। नेक्स्ट देखो, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर दी एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इन 4 ऑप्शन में आप देखो, पहला कह रहा है डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बोल रहा है विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, तीसरा कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, चौथा एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है, दूसरे में किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तीसरे में बात कर रहा है UNFCCC की, चौथे में ये UNEP और वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है। बट पहला जो है वो सबसे अलग है, पहला डेटाबेस की बात कर रहा है विच इज़ क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। तो जो ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, आपको वो ध्यान देने हैं कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। उसी तरह यहाँ देखो, द विट्ठल विध्वंसक फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल्स एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाई। अब यहाँ चारों देखो, पहला बोल रहा है गोपाल बाबा वालंगकर, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा मोहनदास करमचंद गांधी, चौथा बोल रहा है अम्बेडकर। इन चारों में सबसे अलग कौन है, इन चारों में जो स्टैंड आउट ऑप्शन करता है वो ए करता है। अगर एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना होता तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता था, यहाँ पे नेहरू देता, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री देता, यहाँ पे सरोजनी नायडू दे देता, मतलब जो भी नोन नेम है जो आप स्पेक्ट्रम में डेली पढ़ते हो, जो हर पेज में आप पढ़ते हो, वो दे सकता था। बट यहाँ बिल्कुल ही अलग ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन को देने के लिए एग्जामिनर को ये नाम खोजना पड़ता, क्योंकि ये नाम बहुत कॉमन नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल। देखो, आपको क्वेश्चन में ना हमेशा वल्नरेबल स्टेटमेंट खोजने हैं, वैसे स्टेटमेंट जिनको एग्जामिनर बहुत आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्क्रीट डेटा दिया होता है, कोई फिगर दिया होता है, वहाँ पे एग्जामिनर बहुत आराम से उसको मैनिपुलेट कर सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, किसी मिनिस्ट्री का नाम हो गया, किसी डिपार्टमेंट का नाम हो गया, इसको एग्जामिनर आराम से चेंज कर सकता है। इसके साथ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन नोट लिखो। देखो, डायरेक्ट डेटा दिया होता है वो तो गलत हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को 30 का बस 40 करना होता है, 45 का 50 करना होता है, 100 का 200 करना होता है। बट कभी भी रेंज दिया होता है ना कि 100 से लेके 200 तक, 400 से लेके 500 तक, 350 से लेके 750 तक, तो जो ऐसे रेंज होते हैं वो नॉर्मली सही होते हैं, क्योंकि रेंज एक पर्टिकुलर डेटा को पॉइंट आउट नहीं करता। दूसरा, मान लो 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट में आपको फैक्ट मिल जाए, डेटा मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों आप गलत कर दोगे। यहाँ पे आप लॉजिकली डिसाइफर करना पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा वनरेबल है और कौन सा गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर, पहला बोल रहा है ओशन मीन टेम्परेचर इज़ मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ
26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज़ 129 मीटर। एकदम एग्जैक्ट बोल रहा है। 129 का अगर 130 हो जाए, 129 का अगर 128 हो जाए तो ये स्टेटमेंट तुरंत गलत हो जाएगा। इसे जब डेटा इतना पिन पॉइंट करके बताता है तब आपको ध्यान देना चाहिए। विच इज़ 129 मीटर इन दी सदर्न वेस्ट इंडियन ओशन ड्यूरिंग जैन टू मार्च। दूसरा बोल रहा है OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जैन मार्च कैन बी यूज्ड। कैन भी कह रहा है, देखो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन अ सर्टन लॉन्ग टर्म मीन। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मीन की बात कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज की बात कर रहा है। आपका पहला गलत हो जाता, दूसरा सही हो जाता। उसी तरह यहाँ देखो 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल बाई सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। दूसरा बोल रहा है CGWA वॉज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तीसरा बोल रहा है इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन दी वर्ल्ड। देखो यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो PYQ पूछे जा चुकी हैं। ये जो है PYQ पूछा गया है। जो अथॉरिटी होता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ये आपका सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड UPSC ने 2023 में क्वेश्चन पूछा और पहला देखो 36%, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा दिया है। इसी तरह आप इस साल भी देखोगे ना, जो ये क्वेश्चन था 60%, यहाँ भी एग्जैक्ट डेटा दिया था। तो जब भी एग्जैक्ट डेटा दिया होता है वहाँ पे थोड़ा अटेंटिव हो जाना, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। UPSC को पूरा स्टेटमेंट नहीं बदलना है, सिर्फ ये डेटा बदलना है। सिर्फ यहाँ पे 60% की जगह 3 से 4% कर देता, 3 से 5 कर देता तो ये सही हो जाता। सब कुछ इसको सेम रखना है, सिर्फ यही बदलना है। उसी तरह यहाँ देखो दूसरा क्या बोल रहा है, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ निकोबार। एग्जैक्ट यहाँ पे डेटा की बात कर रहा है, एग्जैक्ट यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहा है। ईस्ट को वेस्ट कर देगा तो गलत हो जाएगा, 140 को 150 कर देगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे वल्नरेबल होते हैं, ऐसे लूज स्टेटमेंट होते हैं, उनको आपको खोजना है। इसमें सेकंड जो है वो गलत है। उसी तरह आप ये भी देखो, जब भी किसी बॉडी का नाम होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, तो UPSC को सिर्फ वो नेम चेंज करना होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 देखो, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज़ ज्वाइंटली प्रमोटेड बाई RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो UPSC को इसको गलत करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ RBI जो है वो किसी और की जगह दे दे या फिर BSC किसी और की जगह दे दे तो आपका ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। तो जहाँ पे आप बॉडी देखो, ऑर्गेनाइजेशन देखो, वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, पहला बोल रहा है इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन दी वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। वाटर क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है, मतलब वाटर प्लस क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है तो माइक्रो फाइनेंस हो सकता है, ये सही हो सकता है। सेकंड देखो, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। यहाँ देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया। इन दोनों में से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल देगा UPSC तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा क्या करा है, इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज़। देखो यहाँ पे इनेबल कर रहा है और पुअर की हेल्प कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला था, जो भी एम्पावरिंग स्टेटमेंट होते हैं ना, किसी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सही होता है। तो आपका ये सही है, ये सही है। दूसरे स्टेटमेंट को UPSC ने बदल दिया है, आपका सेकंड गलत हो जाता। आपका सही आंसर है 1 और 3। तो जो ऐसे लूज स्टेटमेंट रहे, ऐसे वल्नरेबल स्टेटमेंट रहे जहाँ पे डेटा दिया रहा है, फिगर दिया रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया रहा है, मिनिस्ट्री दिया रहा है, डिपार्टमेंट दिया रहा है, यहाँ पे आप ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एरिया हो गया, GDP हो गया, कोई परसेंटेज हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, ये स्टेडीली इंक्रीज़ कर रहा है, स्टेडीली डिक्रीज़ कर रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है। ऐसे स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होते हैं, क्योंकि मान लो 5 साल 6 साल की बात कर रहा है, 1 साल भी ट्रेंड ऊपर नीचे हुआ तो स्टेटमेंट जो होता है तुरंत गलत हो जाता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, नॉर्मली गलत होता है। इसका आप एग्जांपल देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज़ वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज़। दूसरा बोल रहा है द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज़ इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज्ड। देखो परसेंटेज की यहाँ बात कर रहा है और यहाँ स्टेडीली इंक्रीज की बात कर रहा है। इसके बाद देखो, इन रूरल एरियाज़ द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकॉनमी इंक्रीज्ड। चौथा कह रहा है द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। अब सेकंड स्टेटमेंट में UPSC यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज़ भी कर सकता था, बट UPSC ने जानबूझ के यहाँ पे स्टेडीली इंक्रीज्ड किया है, क्योंकि लगातार बढ़ने की यहाँ बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपका ये चला गया, आपका ये चला गया। जो आपका सही स्टेटमेंट है वो है 3 और 4। तो ऐसे कीवर्ड आप पकड़ा करो, यहाँ डिक्रीज़ की बात किया, यहाँ इंक्रीज़ की बात किया, यहाँ डिक्रीज़ की बात किया, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली UPSC ने स्टेडीली की बात किया, स्टेडीली इंक्रीज्ड। उसी तरह इस क्वेश्चन में आप देखो, विथ रेफरेंस टू कल्टिवेशन ऑफ खारिफ क्रॉप इन द लास्ट 5 ईयर्स। पहला बोल रहा है एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज़ हाईएस्ट। दूसरा बोल रहा है एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड।
तीसरा बोल रहा है एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। और चौथा क्या कह रहा है, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज़ स्टेडली डिक्रीज। यहाँ देखो स्टेडली डिक्रीज की बात कर रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे मोर कह रहा है, बट चौथे में स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि ये स्टेडली डिक्रीज हुआ है। चौथा गलत है, इसका मतलब ये जाएगा 1 और 3 हो जाएगा आपका सही। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी देखो, विथ रेफरेंस टू गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज्ड इन लास्ट डेकेड। स्टेडली इंक्रीज्ड की बात कह रहा है। दूसरा बोल रहा है टू पुट पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विथ एसबीआई हैज़ बीन अफेक्टेड। सेकंड तो हमको पता था कि सही है, बट जो फर्स्ट बोल रहा है कि कैपिटल इन्फ्यूजन जो है वो स्टेडली इंक्रीज्ड किया गया है इन द लास्ट डेकेड, ये गलत है, स्टेडली नहीं किया गया है। पहला गलत हो जाएगा आपका, 2 ओनली सही है। उसी तरह आप यहाँ पे देखो, टैक्स रिवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज्ड। फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड। दोनों में स्टेडली इंक्रीज की बात किया है, मतलब ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है, कभी घटा नहीं है। यहाँ से यहाँ गया है तो लगातार बस ऐसे 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 गया है, ऐसे 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 नहीं हुआ है। डेट मीन्स कि ये गलत है, ये गलत है। आपका सही क्या हो जाएगा, डी, नीदर 1 नॉर 2। उसी तरह यहाँ पे देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आप पहला देखो, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंकन ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड। कंसिस्टेंटली इंक्रीज, लगातार बढ़ ही रहा है, किसी साल ड्रॉप आया ही नहीं है। आपका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब भी ये बोलेगा कि लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, वहाँ पे चीज़ें गलत हो सकती हैं, बिकॉज किसी भी ये ट्रेंड में हल्का फुल्का कुछ भी डेविएशन होता है तो आपका ट्रेंड तुरंत गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है और उन 4 में कोई 2 स्टेटमेंट जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब ऐसा होता है तो दोनों में से कोई एक ही सही होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज़ बेटर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स। पहला बोल रहा है इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। दूसरा बोल रहा है इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज़ ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। तीसरा बोला है एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ। चौथा करा है एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ। तो यहाँ पे जो तीसरा और चौथा है ना, थर्ड और फोर्थ, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे टेंजिबल वेल्थ की बात कर रहा है, यहाँ पे इनटेंजिबल वेल्थ की बात कर रहा है। इसका मतलब जहाँ पे 3 और 4 साथ में दिया है वो तो सही नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता। और क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है, मतलब इनटेंजिबल वेल्थ की बात कर रहा है, मतलब नॉलेज को बढ़ाने की बात कर रहा है, स्किल को बढ़ाने की बात कर रहा है, आपका सी सही हो जाता है। उसी तरह 71 देखो, यहाँ पे AIIB के बारे में पूछा है। पहला बोल रहा है कि AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स नेशन। दूसरा बोल रहा है इंडिया इज़ लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। तीसरा बोल रहा है AIIB डज़ नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अब यहाँ पे आप देखो, पहला ये बोल रहा है कि AIIB में 80 से ज़्यादा मेंबर है, मतलब 80 से ज़्यादा कंट्रियाँ हैं। और तीसरा बोल रहा है कि AIIB में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो एशिया से बाहर हो। अब ये बताओ कि ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही कैसे हो सकता है। पहले में ये बोल रहा है कि AIIB में 80 से ज़्यादा मेंबर हैं और दूसरे में ये बोल रहा है कि एशिया से बाहर कोई मेंबर नहीं है। एशिया में टोटल कितने देश हैं, मुश्किल से 45-50 देश हैं। तो अगर हम मान लो ये मानते हैं कि AIIB में 80 से ज़्यादा मेंबर हैं, डैट मीन्स कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एशिया से बाहर के भी हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ 1 और 3 दिया है वो दोनों गलत हो जाएगा, या तो 1 सही होगा या तो 3 सही होगा। ये आपका चला गया, ये चला गया। इस तरीके से आप एग्जाम में जो मल्टीपल स्टेटमेंट है उसको डिसाइफर करोगे। उसी तरह यहाँ देखो, एज पर द एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन स्टेट अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पॉजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाई स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की बात कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, एज पर द एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेज अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइन। पहले में बोल रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दूसरे में बोल रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो पहला और दूसरा दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। आपका 1 जो है वो गलत होता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रिंसिपल, एक्सचेंज ऑफ ऑप्शंस। यूपीएससी कई बार ऐसे करता है कि 2 टर्म दिया रहेगा और 2 डेफिनेशन दिया रहेगा। डेफिनेशन भी सही रहेगा, टर्म भी सही रहेगा, बट जो डेफिनेशन रहता है ना उनको एक्सचेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पे जागीरदार और ज़मींदार के बारे में बोला है। आप इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे तो जागीरदार को ज़मींदार बना दिया है और ज़मींदार को जागीरदार बना दिया है। इसका डी सही होता। उसी तरह यहाँ देखो, AR VR के बारे में बात किया है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, और यहाँ पे दोनों को एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे VR होना चाहिए था, यहाँ पे AR होना चाहिए था। यहाँ पे 3-4 सही है। उसी तरह यहाँ देखो, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, डेफिनेशन चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो,
तीसरा बोल रहा है द ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज़ वेरा मेंचिक कप। चौथा बोल रहा है द ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इज़ हैमिल्टन रसल कप। तो जो हैमिल्टन रसल कप है वो ओपन सेक्शन के लिए है और जो वेरा मेंचिक कप है वो वुमेन सेक्शन के लिए है। यहाँ तीसरा और चौथा जो है वो एक्सचेंज कर दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब भी कोई दो टर्म दिया रहा है, उनका एक्सप्लेनेशन दिया रहा है, उनका डेफिनेशन दिया रहा है, तो ये ध्यान रखना कि हो सकता है वहाँ पे यूपीएससी चीज़ों को एक्सचेंज भी किया हो। नेक्स्ट देखो बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये तो सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ आप ये जान जाओ कि बहुत कम एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं, बहुत ही कम एग्रीमेंट ऐसे हैं। इसीलिए कोई भी एग्रीमेंट दे के बोल दे कि ये बाइंडिंग है, वहाँ पे आप ध्यान देना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसी साल पूछा गया था, रिसेंटली ऑल द कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। दूसरा बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर। पहले तो ये बोल रहा है कि सारी कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया, ऑल द कंट्री, और सेकंड में बोल रहा है कि ये बाइंडिंग भी है। तो आपका जो दूसरा है ना और आपका पहला जो है दोनों गलत हो जाएगा। एक दो ही रिजोल्यूशन ऐसा जिसको सारी कंट्री अडॉप्ट की हैं, ऊपर से यहाँ बाइंडिंग की बात कर रहा है। उसी तरह देखो इस क्वेश्चन को, विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला क्या बोल रहा है, इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014, नहीं पता। दूसरा, इट एंडोर्सेज अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, एंडोर्स कर रहा है, हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है, इट इज़ लीगली बाइंडिंग, यहाँ पे लीगली बाइंडिंग की बात कर रहा है। चौथा बोल रहा है इट इज़ एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज, इंडिजिनस कमिटीज़, एंडोर्स करने की बात कह रहा है, ये बहुत ही माइल्ड टोन है, ये भी सही हो सकता है। पांचवा बोल रहा है इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी। अब यहाँ पे आप तीसरा हटा दो बिकॉज यहाँ पे बाइंडिंग की बात कर रहा है और बहुत ही कम ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं। आपका तीसरा जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, बाकी फोर्थ बहुत ही माइल्ड है। फोर्थ और फिफ्थ में कौन सा सही हो सकता है, फोर्थ सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज फोर्थ को मैनिपुलेट करना बहुत टफ है, सिंपल सिंपल वर्ड लिखा है, लेकिन फिफ्थ को आप आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ए और डी में से कौन सा सही होगा, आपका ए होगा, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट प्रिंसिपल आप देखो, सिंपली आप ये याद रखना कि कभी भी किसी काउंसिल की बात करेगा तो काउंसिल को नॉर्मली चेयर कौन करता है, मिनिस्टर करता है। और किसी कमेटी की बात करें, किसी बोर्ड की बात करें, बैंक बोर्ड ब्यूरो ये सब की बात करें, तो इनको कौन चेयर करता है, कोई ब्यूरोक्रेट चेयर करता है, कोई आईएएस ऑफिसर चेयर करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। इसके बाद देखो पेपर में आपको हिंदी वर्जन भी आता है और इंग्लिश वर्जन भी आता है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो, तुरंत जाके आप हिंदी पढ़ लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदी का स्टेटमेंट होता है, हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है, वो ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा डायरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, ये इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड। ये 4 ऑप्शन दिया गया था। देखा जाए तो चारों जो है मार्श लैंड है, बट इसी का आप अगर हिंदी वर्जन पढ़ते तो क्या बोला है, ये जो मार्श लैंड है उसका मतलब क्या हुआ, कच्छ भूमि। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कच्छ का रण या फिर रन ऑफ कच्छ। डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन था कच्छ भूमि। और अगर आप हिंदी पढ़ते तो कोई तुक नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता कि आप डी नहीं मार के आते। इसी तरह यहाँ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वक्ता किरुतल एज मेंशन इन संगम पोयम। अब देखो यहाँ पे वक्ता किरुतल की बात कर रहा है, हिंदी पढ़ो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वक्त किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। यहाँ पे प्रथा की बात कर रहा है। प्रथा क्या होता है, प्रथा एक रिचुअल होता है। रिचुअल क्या दिया है, यहाँ पे देखो रिचुअल दिया है, इसका स्टेटमेंट डी सही हो जाता। डेट इज़ वाई जहाँ भी आप फंसो 1 सेकेंड लगेगा, हिंदी वर्जन पढ़ लेना। कई बार आपको हिंदी वर्जन में, हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत से डायरेक्ट हिंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो, 2023 से यूपीएससी ने एक नया पैटर्न चालू किया है, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव, नन। ये जो पैटर्न है पेपर को बहुत ज़्यादा वेग कर देता है। इससे कैसे डील करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो किस ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, हम इसकी बात करते हैं। ना देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो डिडक्शन टेक्निक है वो प्योरली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न है। सिर्फ ये इस पे बेस्ड है कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी ने पास्ट में ऐसे स्टेटमेंट में क्या चूज़ किया है, क्या ऑप्ट किया है, उसके बेसिस पे हम एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। और देखो ये ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पे होगा, मान लो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप 2 एलिमिनेट कर दिए, जब 2 में आप फंस जाते हो तो 2 में से कौन सा चूज़ करना है, किसकी पॉसिबिलिटी सही होने की ज़्यादा हो सकती है, इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बिकॉज 2 ऑप्शन में फंसने के बाद एनी विच वे आपको एक सेलेक्ट करना ही है, तो क्यों ना हम वो सेलेक्ट करें जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ना देखो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जहाँ पे 3 स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट 1, 2 और 3।
ऐसे क्वेश्चन में ये देखा गया है कि तीनों स्टेटमेंट के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम होती है। फॉर एग्जांपल दिया रहा है ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ऑल 3 करेक्ट, नन करेक्ट। तो जो ऑल 3 है ना, इसके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। बट ये आइडिया आपका जो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन होता है, जहाँ आपको एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बताना होता है, कौन कौन से पॉल्यूटिंग गैस यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। इसके बाद देखो जहाँ पे 4 स्टेटमेंट मिले, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल 4, यहाँ पे ऑल 4 होने की पॉसिबिलिटी लीस्ट होती है और ओनली 1 होने की लेस होती है। ठीक है, सबसे कम पॉसिबिलिटी इसकी रहेगी, उसके बाद इसकी रहेगी। यहाँ पे आप देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो 1 और 4 था। 2 स्टेटमेंट सही हैं। उसी तरह यहाँ देखो 4 स्टेटमेंट हैं। यहाँ जो करेक्ट आंसर था वो ओनली 2 था। उसी तरह यहाँ देखो 4 स्टेटमेंट हैं। यहाँ जो करेक्ट आंसर था वो ओनली 2 था। यहाँ देखो 2023 का है ये, यहाँ भी 4 स्टेटमेंट हैं। इसमें भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली 2। तो जब 4 स्टेटमेंट रहता है तब ओनली 2, ओनली 3 होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको बेट लेना हो तो इन दोनों में से किसी एक पे ले सकते हो। इसके बाद देखो जब 5 स्टेटमेंट रहता है तब बहुत हाई पॉसिबिलिटी होता है कि 3 स्टेटमेंट सही हैं आउट ऑफ 5। यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जो सही है वो है 1, 3 एंड 4। ठीक है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल बॉडीज़ वाला है, वो काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5वें में देखो जो IEA है ना वो गलत है, यहाँ पे क्लाइमेट ग्रुप होता, इसीलिए आपका 5वां जाता तो आपका ये जाता, ये जाता, ये जाता, ये आपका सही हो जाता। उसी तरह यहाँ देखो यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 में से आपका ओनली 3 सही है। गवर्नेंस रिफॉर्म और स्टेबल गवर्नमेंट ये दोनों गलत है। इसीलिए जब भी 5 दिया रहे तो मैक्सिमम चांस है कि 3 सही होता है। उसी तरह देखो जब 7 दिया रहता है तो मैक्सिमम चांस है कि 5 सही होता है। डेट इज़ वाई मैं इस प्रिंसिपल को, इस पैटर्न को ये बोलता हूँ कि इवन गो विथ इवन एंड ऑड गो विथ ऑड। ऑड ऑड के साथ जाता है, इवन इवन के साथ जाता है। 7 आपका ऑड हो गया तो 5 भी ऑड हो गया, 5 आपका ऑड हो गया तो 3 भी ऑड हो गया। बट 4 आपका इवन है तो क्या सही हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ओनली 2 सही होता है या फिर ओनली 2, ओनली 3 सही होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। जब भी 2-3 ऑप्शन में फंसो तो ये तरीका आप लगा सकते हो। बट आपका ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, बिकॉज ये प्योरली बेस्ड ऑन PYQ पैटर्न है और UPSC कभी भी अपने ऑप्शन को सेट करने का, ऑप्शन को करेक्ट करने का पैटर्न बदल सकता है ना। उसके बाद आप ये देखो कुछ UPSC के फेवरेट एरिया होते हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, अशोका हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, कोरल रीफ्स हो गया। तो जब आपको ऑप्शन में ये सब स्टेटमेंट दिखें तब थोड़ा अटेंटिव हो जाना, हो सकता है इसमें से कोई सही हो, क्योंकि UPSC पास में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आप एक और पैटर्न देखो कि एंशिएंट और मिडिवल में जो भी टर्म्स देता है, इसमें ये ऑब्जर्व किया है बेस्ड ऑन PYQ कि नॉर्मली ये इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमी से रिलेटेड होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन पूछा था गुप्ता डायनेस्टी में घंटाशाला, कदूरा और चौल क्या थे? तो पोर्ट थे, पोर्ट हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड। ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, पोर्ट जो होता है उसका इकोनॉमी में बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो फनम क्या था? क्वाइन था, ये भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो हुंडी क्या है? तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ देखो कोरकई, पुमपुहार, मुचीरी क्या है? तो ये भी पोर्ट्स हैं, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि जब भी कीवर्ड्स पूछा जाए तो ऑप्शन में क्या दिया है, कुछ इकोनॉमी से रिलेट करके दिया है कि नहीं दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करके दिया है कि नहीं दिया है, ये चीज़ आप देखना। इसके बाद एक पैटर्न और भी देखा गया है कि UPSC जब भी ये पूछता है कि X जो है वो Y का कंटेम्प्रेरी है, तो नॉर्मली जो ये कंटेम्प्रेरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। देखो लास्ट में यहाँ जो मैंने आपको 4 प्रिंसिपल बताया है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला प्रिंसिपल, इसके बाद ये फेवरेट एरिया वाला प्रिंसिपल, ये टर्म वाला प्रिंसिपल, इकोनॉमिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कंटेम्प्रेरी प्रिंसिपल, ये प्योरली बेस्ड ऑन PYQ पैटर्न है। UPSC ने पहले क्या पूछा था, UPSC ने पहले किन क्वेश्चन के क्या राइट स्टेटमेंट दिए थे, ये उन पे बेस्ड है। सो यहाँ पे जो भी मोटा मोटा प्रिंसिपल था, जो भी लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक था, मैंने सबकी बात कर ली है। आप मेटा एनालिसिस का पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 देख लेना, इसके बाद जाके आप PYQ को प्रैक्टिस करो। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई हैं स्पेशली उनको ध्यान देना। इससे क्या होगा, आपका लॉजिकल डिडक्शन का जो स्किल है ना वो डेवलप होगा। और देखो जब भी आप कोई ऑप्शन को गलत करते हो, मान लो इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग वाला मान लो गलत हो गया तो तीसरा चला गया, तीसरा जाने के बाद कौन कौन सा जाता? ये चला जाता, ये चला जाता। इसमें राइट कौन सा है? तो A सही है, 1, 2 एंड 4 सही है। डैट मीन्स कि तीसरा और 5वां जो है वो गलत है।
तो जब आप इसको सॉल्व करो तो ये भी देखो कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो सही है वो क्यों सही है। फॉर एग्जांपल चौथा सही है क्योंकि चौथा बहुत ही माइल्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ एंडोर्स्ड बाय, ठीक है। पाँचवा गलत है क्योंकि पाँचवा को गलत किया जा सकता है। तो चौथे पे दूसरे पे जो आपका लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक है ना, लॉजिकल डिडक्शन स्किल है ना, वो काम करता है। तो सही के साथ आपको गलत भी देखना है और गलत के साथ आपको सही भी देखना है, सो दैट आप ये कंफर्म कर पाओ कि बाकी स्टेटमेंट में भी आपका जो लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक है वो काम कर रहा है। इसी तरह एग्ज़ाम में 4-5 दिन बाकी है, जितना भी PYQ हो सके आप प्रैक्टिस करो, ये जो स्किल है ना उसको डेवलप करो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत जगह आपको काम आएगा। बिकॉज पेपर में आपको ऐसे बहुत से स्टेटमेंट मिलेंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन से आपको डील करना होगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, पहले कभी नहीं पढ़ा हो। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं कंपाइल करके डाल दूंगा, सो आप एक साथ इसको डाउनलोड कर लेना। इस PDF को 2-3 बार आप देख लो, उसके बाद PYQs प्रैक्टिस करो, PYQs पे इसको अप्लाई करना।